तो कैपेसिटर के सर्किट एनालिसिस में सीरीज पैरेलल के बाद अपन आगे चलते हैं। तो आगे अपना अगला सवाल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सीरीज पैरेलल बेसिक तो हो ही गया था। एक कैपेसिटर है और उसके साथ ऐसा दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं। ये क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, फिर अगले क्वेश्चन से आपसे करवाऊंगा। वैसे कर सकते हो आप भी ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी ये कुछ 8 माइक्रोफैरेड है, ये कुछ 4 माइक्रोफैरेड है, और ये भी कुछ 4 माइक्रोफैरेड है ना? नहीं 4 नहीं, 6 है ये। ये 6 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। और ये 12 वोल्ट की बैटरी है ना? तो अपने पास 3 कैपेसिटर है, 6 माइक्रोफैरेड वाला, 8 माइक्रोफैरेड वाला और 4 माइक्रोफैरेड वाला। और आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं फाइंड charge and voltage on each capacitor. Find charge and voltage on each capacitor. है ना? देखो, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन करना आता है ना, कैसे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में तुम्हें हर जगह का चार्ज वोल्टेज लिखना आता है, तो तुम कहीं का भी लिख लो, है ना? तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सुनना मेरी बात ध्यान से, है ना भाई? सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि ना ये प्योर सीरीज है ना ये प्योर पैरेलल है, ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि इनके क्रॉस की वोल्टेज सेम है, और ये 6 माइक्रोफैरेड इस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में है ना? तो मुझे ये समझ में आता है। पैरेलल में इनके अगर मैं एक की वोल्टेज निकाल लूं तो इनके क्रॉस की वोल्टेज वही आएगी। तो इसको सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं इसको बनाऊंगा तो ये 6 का 6 रहेगा, और वो 8 और 4 मिलके 12 हो जाएंगे, है ना? तो एक्चुअली में इफेक्टिवली एक तरह से वहां 12 माइक्रोफैरेड लगा हुआ है, और यहाँ अपने पास 12 वोल्ट है ना? ये पॉइंट्स अगर ए और बी हैं तो ये पॉइंट्स भी ए और बी होंगे। मतलब ए और बी पॉइंट के बीच मैंने उस पैरेलल की जगह एक कैपेसिटर से उसको रिप्लेस कर दिया। अब मुझे क्या करना है? अब तो ये सिंपल सीरीज सर्किट है, इसका सी इक्विवेलेंट तो 12 और 6, तो 12 गुना 6 बटा 12 प्लस 6, ये 4 आएगा। याद रखना 12 और 6 4 हो जाते हैं, है ना? काम आता है बहुत। 12 और 6 मिलके 4 हो गए, तो 4 हो गया। अब मैं चार्ज निकालूं, टोटल चार्ज यहां से कितना फ्लो हुआ होगा, Q। तो Q इक्वल टू CV होता है बेटा, C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना आ गया 4, V कितना आ गया 12, कितना आ गया 48 माइक्रोकूलम। मतलब मुझे यहां से पता चला कि यहां से 48 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो होके आया होगा। तो इस पे तो पता चल गया चार्ज प्लस 48 है, और इस पे चार्ज माइनस 48 है, मतलब 48 कह सकता हूँ। तो मुझे इस कैपेसिटर का चार्ज पता चल गया 48 माइक्रोकूलम, है ना? अब क्या होगा बेटा, वो चार्ज जब आगे जाएगा तो थोड़ा सा चार्ज इसमें जाएगा, थोड़ा सा इसमें जाएगा, इसमें कुछ Q1 इसमें कुछ Q2। अब यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों अपने को आना चाहिए। या तो मैं कह दूं कि अब ये दोनों जो है, ऊपर वाले दोनों, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि या तो ये दोनों जो है ये पैरेलल में है ना? टोटल चार्ज जो इनसे जाएगा, इन इस सिस्टम पे जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज 12 बे इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे टोटल चार्ज, वो तो 48 होने वाला है, क्योंकि यहाँ से 48 तो इस पे भी 48। तो इस सिस्टम पे टोटल चार्ज है 48, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में हम जानते हैं कि चार्ज जो होता है वो वोल्टेज के रेशियो में डिवाइड होता है, क्यू सॉरी कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड होता है, Q इक्वल टू सी वी। दोनों के लिए V सेम है, तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो एक तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं इस Q 48 कूलम को 8:4 में डिवाइड कर दूं। बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके चार्ज लिखने का पहला मेथड क्या हो गया कि आप लिखोगे बेटा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 2:1। अब मैं Q1 लिखूं तो Q1 हो जाएगा 2/3 इंटू टोटल चार्ज इज 48, है ना? कितना आ गया 32 माइक्रोकूलम। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक 32 हो गया दूसरा क्या बचेगा
16 माइक्रोकूलम। एक मेथड तो ये है कि आपने इसको रेशियो में डिवाइड कर लिया, तो मुझे पता चल गया इसका चार्ज 32 माइक्रोकूलम, इसका चार्ज 16। मैं दो तरीके सिखा रहा हूँ, दोनों सही है, ऐसा नहीं है कोई सही कोई गलत है। आप देखना आसान कौन सा लगेगा, इसमें आपको रेशियो में बांटना पड़ा। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड बेटा ये है कि मुझे पता चल गया कि इस पे चार्ज 48 माइक्रोकूलम है, और मुझे ये भी पता चल गया कि इसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड है। मैं जानता हूँ Q इक्वल टू CV होता है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो आएगी 48/6, मतलब 8 वोल्ट। टोटल वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई? 4 वोल्ट। ये ज्यादा आसान लग रहा है मुझे। Q इक्वल टू CV, मुझे चार्ज पता है, मुझे कैपेसिटेंस पता है, मैंने यहाँ की वोल्टेज पता करी, मुझे टोटल वोल्टेज पता है, मैंने यहाँ की वोल्टेज पता करी। अब इस कैपेसिटर के क्रॉस की वोल्टेज कितनी है? 8 माइक्रोफैराड वाले के 4 वोल्ट। इसका कैपेसिटेंस कितना? 8 वोल्ट। चार्ज कितना है? 32। इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है? 4। कैपेसिटेंस कितना है? 4। चार्ज कितना आ गया? 16 माइक्रोकूलम। सही। तो आप देखो मैंने दो काम किए। एक में मैंने चार्ज को ही डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे ये मेथड जो था ना, इसमें मैंने वोल्टेज की बात ही नहीं करी, टोटल C इक्विवेलेंट निकाला, वहां से टोटल चार्ज निकाला, उस टोटल चार्ज को रेशियो में बांट दिया। तो एक किया मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। दूसरा मेथड क्या है कि मैंने वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। भाई यहाँ का चार्ज लिखते ही मुझे यहाँ की वोल्टेज पता चल गई, तो मैंने यहाँ की वोल्टेज पता कर ली और मैंने वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दोनों सही है। जब जो आसान लगे वो यूज करना आना चाहिए, दोनों यूज किए जाते हैं। ठीक है। नॉर्मली वोल्टेज अगर डिवाइड हो रहा हो तो कई बार वो आसान रह जाता है, बट फिर भी आपको ये दोनों आना चाहिए। हो सकता है कुछ जगहों पे एक दूसरे से काफी आसान हो जाएगा, एक को सॉल्व करना दूसरे से काफी इजी हो जाएगा, तो वहां पे वही वाला यूज करें। ठीक है। तो ये बेसिक सा सर्किट था जिसमें मुझे हर कैपेसिटर पे चार्ज और वोल्टेज बतानी थी, तो मैंने बता दिया। आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको जल्दी से नोट कीजिए। किसी को कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स में लिख के या अनम्यूट करके पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन ऐसा ही थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दे देता हूँ। इसमें अपन क्या करते हैं ना, दो कैपेसिटर ऐसे लगा दिए और दो कैपेसिटर ऐसे लगा दिए। ये बैटरी रही। ठीक है भाई। और ये है अपना 4 माइक्रोफैराड, ये है अपना 2 माइक्रोफैराड, ये है अपना 2 माइक्रोफैराड, ये है अपना 1 माइक्रोफैराड, और ये हो गई अपने 12 वोल्ट की बैटरी। वापस वही क्वेश्चन है, फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर। फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व किया करूँ ना, तो देखा करो कि मैं क्या अप्रोच यूज कर रहा हूँ। फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर, सॉल्व कीजिए, बताइए। सब लोग आंसर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं सॉल्व करने में, तो 5 6 लोग कर रहे हैं, 5 6 7 लोग मतलब नहीं लिख रहे हैं, गलत कर रहे हो बेटा। सब लोगों को ट्राई करना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो मुझे क्या दिख रहा है? ठीक ठीक, गुड गुड। तनिष्क, सौम्या, स्नेहिल, लविकांत, कुणाल, इन लोगों ने डन लिखा है, मतलब इन्होंने सॉल्व किया है। अजय, ठीक है चलो देखो इधर। सबसे पहले तो मुझे क्या दिख रहा है, हाँ आप जो नाम, अब चैट बाद में देख लेंगे। नहीं, बाकी लोगों का भी नाम आ गया, 5 6 लोग आ गए, नाम ले लेता हूँ। विशाल, रवि, उत्कर्ष, प्रियंका। गुड, बहुत अच्छे, मजा आया। सुनो ध्यान से। मुझे क्या दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में है, तो इन दोनों का पैरेलल 2 और 1 3 है ये, तो ये बन जाएगा 3 माइक्रोफैराड, और ये 4 और 2 6 है, तो ये बन जाएगा 6 माइक्रोफैराड। और ये 12 वोल्ट तो 12 वोल्ट है ना, 12 वोल्ट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है 3 माइक्रोफैराड, और इनका कॉम्बिनेशन है 6 माइक्रोफैराड।
है? तो इसका जो C इक्विवेलेंट बनेगा वो बनेगा 2 माइक्रोफैराड। 6 और 3 2, 6 into 3 upon 6 plus 3 2। ये भी बहुत काम आता है डेटा। मतलब 6 और 3 के क्या ये कॉम्बिनेशन 2 बनता है और वहाँ R इक्विवेलेंट में ये 6 और 3 पैरेलल में 2 बनते हैं, बड़े काम की चीज है। तो जो टोटल चार्ज आएगा Q टोटल इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। तो कितना आ गया? 24 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि यहाँ से चार्ज कितना आया? 24। तो इस सिस्टम पे चार्ज कितना है? 24। इस सिस्टम पे भी चार्ज कितना है? 24। सीरीज में चार्ज सेम होता है दोनों सीरीज में। इस पे चार्ज 24, इसका कैपेसिटेंस 3, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी? 24/3 8 वोल्ट। तो इस पे वोल्टेज कितनी? 24/6 4 वोल्ट, है ना? अच्छा देखो, ये जो 3 माइक्रोफैरेड था, ये एक्चुअली में क्या था? यहाँ के बीच इन दोनों का रिजल्टेंट था। इसका मतलब यहाँ के बीच की वोल्टेज वहां के इक्वल है। इसका मतलब ये वोल्टेज 8 वोल्ट है और ये वोल्टेज 4 वोल्ट है। एक ही बात है ना, मैंने इन दो पॉइंट्स को लिया था, तो ये दोनों पॉइंट्स तो यही वाले हैं, है ना? इसका मतलब इस 2 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड का टोटल चार्ज कितना है? 24। अब मुझे उसको रेशियो में बांटने की नीड नहीं है। क्यों? मुझे ये पता है कि इन दोनों पे वोल्टेज कितनी है? 8 वोल्ट। तो इस पे चार्ज क्या होगा? Q इक्वल टू CV 8 into 2 16 माइक्रोकूलम। इस पे चार्ज क्या होगा? Q इक्वल टू CV 8 माइक्रोकूलम। सम दोनों को सम करके देख लो, देखो 24 हो रहा होगा। इस पे दोनों पे वोल्टेज कितनी है? 4 वोल्ट। इस पे चार्ज कितना है? Q इक्वल टू CV 16 माइक्रोकूलम। इस पे चार्ज कितना है? Q इक्वल टू CV 8 माइक्रोकूलम। वापस दोनों को ऐड करके देख लो, देखो 24 हो रहा है। मैंने क्या किया? इनको एक एक कैपेसिटर से रिप्लेस करके इनके क्रॉस की वोल्टेज निकाल ली। वही वोल्टेज सिस्टम पे होगा। वोल्टेज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो चार्ज बता सकते हैं। चार्ज मालूम होता तो वोल्टेज बता सकते हैं, है ना? यहाँ मैंने पहले इस चार्ज को यूज करके एक की वोल्टेज निकाली, दूसरे की वोल्टेज निकाली, और फिर यहाँ वोल्टेज को यूज करके दोनों का चार्ज निकाल लिया। तो मैंने ऐसा कोई एक डिवीजन यूज नहीं किया है, वोल्टेज और करंट मैंने दिमाग यूज किया है ना? कि मतलब सिंपल सा मुझे Q इक्वल टू CV फॉर्मूला आता है, तो जहां जो लग के वो आसानी से आ जा रहा हो, तो उसको मैं उतना इजीली ले लेता हूँ। ठीक, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलें। कोई मतलब नहीं, याद रखने को केमिस्ट्री है ऑलरेडी। फिजिक्स में जहां याद रखने का आएगा मैं बता दूँ कि हम याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आगे चलेंगे। क्या करेंगे? हम्म, एक मिनट, गलत डायग्राम बना दिया मैंने। चलो इसके पहले ना अपन एक क्वेश्चन वोल्टेज को बांटने का ही और तुम्हें तुमसे पूछ लेता हूँ कि वो तो इक्विवेलेंट वाला बना रहा था। तुमने दो दो वाले बहुत कर लिए, एक 3 वाला करके दिखाओ। एक 3 वाला इधर, एक 3 हो गया, एक 1 हो गया, और इसके साथ एक 2 वाला भी लगा हुआ। इस बार वोल्टेज नहीं पूछूंगा, इस बार मैं सब पे चार्ज पूछूंगा, है ना? ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये कैपेसिटेंसेस दिए हुए हैं अपने पास। ये 4 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, है ना? ये 12 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 1 माइक्रोफैरेड, ये 1 माइक्रोफैरेड।
फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सब लोग चार्ज सबका लिख के अपनी कॉपी पर रखेंगे, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है ना? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका सी इक्विवेलेंट आएगा 2 माइक्रोफैराड। ये 12 है, बोले पूरा लिख नहीं रहा, ये 12 है, ये तीनों मिलके 4 है, 2 2 4 पैरेलल में है, और ये 6 है। तो ये 12, ये 4 और ये 6, इनका कॉम्बिनेशन लेगा। देखो ये 12 और 6 इनका मुझे आता है, 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, 4 होते हैं, और ये इन दोनों का 4 और ये 4 मिलके 2 हो गया। तो उतना आपको खुद समझदार हो कि सर्किट का सी इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो 2 माइक्रोफैराड, 12 वोल्ट है, तो जो टोटल चार्ज आएगा वो आएगा 24 माइक्रोकूलम। मतलब यहाँ से चार्ज आया 24 माइक्रोकूलम, मतलब इस कैपेसिटर पे चार्ज आया 24 माइक्रोकूलम, है ना? इस कैपेसिटर पे चार्ज है 24 माइक्रोकूलम, इसकी कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफैराड, तो इस पे वोल्टेज आएगी 2 वोल्ट, Q इक्वल टू सी, है ना? V इक्वल टू क्यू बाई सी। वैसे ही इस पूरे सिस्टम पे, इस पूरे सिस्टम पे चार्ज कितना है? 24। इस पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, 24 का चार्ज है पूरा, 12 माइक्रो, इसकी कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड, तो इसकी वोल्टेज कितनी आ गई? V इक्वल टू क्यू बाई सी, तो 24/4 दैट इज 6 वोल्ट। और इस पूरे सिस्टम पे भी चार्ज, क्योंकि तीनों सिस्टम सीरीज में, कितना है? 24 माइक्रोकूलम, और इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड, तो इस पे जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी आ रही है? 24/6 दैट इज 4 वोल्ट। देखो तीनों का सम कितना है? 12 वोल्ट, है ना? तो मुझे तीनों के क्रॉस वोल्टेजेस पता चल गई। चार्ज लिखना तो आसान है, वोल्टेज पता है, तो इसका चार्ज पता ही है। इसका चार्ज लिखना चाहूँ तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी? 6, कैपेसिटेंस कितना? 2, कितना आ गया? 12 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, ऐड करके देख लो 24 हो रहा है। 4, 16 माइक्रोकूलम, इस पे 4, 8 माइक्रोकूलम, ऐड करके देख लो 24 हो रहा है। तो मैं हर कैपेसिटेंस का चार्ज लिख दिया, है ना? बस हो गया क्वेश्चन, जल्दी से लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहने से अच्छा है मैं कहूँ कि सीरीज ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इन सब के लिए कॉमन क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स x एंड y। x एंड y के बीच अपने को इन सारे क्वेश्चंस में सी इक्विवेलेंट बताना है। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको उसको सॉल्व करते जाना है। पहला, दूसरा, बनाते चलो, हर कैपेसिटेंस सी है ना? हर कैपेसिटेंस आइडेंटिकल है सी, ईच कैपेसिटेंस सी का है, इसमें भी ईच कैपेसिटेंस सी का है। अगर 4 है तो चारों सी के, 3 है तो तीनों सी के।
इसमें भी हर कैपेसिटेंस सी का है ना? जल्दी से सॉल्व कीजिए। अगर आपको आता हो तो भी अच्छी बात है, कर लिया होगा, ना आता हो तो भी एक बार सुन लो। ऐसे में क्या करते हैं ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, कई बार क्वेश्चन में ये यहाँ भी काम आएगा, रजिस्टर में भी काम आएगा। कई बार क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा होता है, तो हमें सर्किट हमें सॉल्व करना क्या आता है, सीरीज पैरेलल ही आता है। तो हमें सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ता है पॉइंट्स लेके। जो भी पॉइंट्स कंडक्टिंग वायर से लगे होते हैं वो सेम पॉइंट्स होते हैं। सेम पॉइंट्स कहने का मतलब सेम पोटेंशियल से, तो हम सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स लेके सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। और इसमें अपन क्या कहते हैं कि जो भी पॉइंट्स कंडक्टिंग वायर से लगे होते हैं वो सेम पॉइंट्स होते हैं। मतलब इस डायग्राम में अगर मैं कहूँ तो ये पॉइंट x है तो ये पॉइंट x होगा, ये y है तो ये y होगा, तो ये भी y होगा, ये भी y होगा, ये भी y होगा, है ना? ये मैंने क्या किए, पॉइंट्स के नाम दे दिए। अब इसको रिड्रॉ करना आसान है। ध्यान से अगर आप देखो बेटा, सब लोग स्क्रीन देखेंगे, ये कैपेसिटर x और y के बीच लगा हुआ है, ये कैपेसिटर x और y के बीच लगा हुआ है, और ये कैपेसिटर भी x और y के बीच लगा हुआ है। तो इस डायग्राम में तीनों के तीनों कैपेसिटर पॉइंट्स x और y के बीच लगे हुए हैं। तो अगर मैं दो पॉइंट्स को ऐसे ले लूं तो आप देखोगे कि तीनों के तीनों कैपेसिटर इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच लगे हुए हैं, है ना? रिड्रॉ करके ही पता चला ये तीनों के तीनों कैपेसिटर x और y के बीच लगे हुए हैं। तो इसका C तीनों पैरेलल में हो गए। C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3C। कितना आ गया, 3C। अब आगे आप सॉल्व करो जरा फटाफट, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सारे क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है? ये दूसरा वाला है बिल्कुल वैसे ही है, ये y है ना, तो ये y होगा, ये y होगा और ये y होगा। लेकिन ये x है तो ये x नहीं होगा क्योंकि यहाँ बीच में कैपेसिटर आ गया, तो ये z होगा। तो ये तीनों कैपेसिटर y और z के बीच लगे हुए हैं और एक कैपेसिटर x और y के बीच लगा हुआ है। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला आपने को यहाँ z, है ना? तीन तरह के पॉइंट्स हैं। तीन तरह के पॉइंट्स कहने का मतलब तीन तरह के पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं। एक x और z के बीच कैपेसिटर है और z और y के बीच तीन कैपेसिटर लगे पैरेलल। बस वो तीनों पैरेलल में है तो वो 3C हो गए, 3C और C मिलके 3C/4 हो गया। ये जो मैंने यहाँ किया है ना बेटा, यहाँ से यहाँ एक वायर लगा दिया है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करना। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करना। अगर मैंने यहाँ से यहाँ के बीच एक वायर लगा दिया है तो ये दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल वाले होंगे। देखो ये x है तो सिर्फ यही x है, यहाँ बीच में कैपेसिटर है, तो इस पॉइंट को मैं z मान लेता हूँ। यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो एक ही वायर है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी z होगा। तो ये जो बीच वाला कैपेसिटर है ना, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इस बीच वाले कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल सेम है, सो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पे कोई चार्ज आएगा ही नहीं, तो ये सर्किट में कोई रोल ही नहीं करेगा। तो अपने पास तीन तरह के पॉइंट्स हैं, x, z और y। तो आप ध्यान से देखो, x, z और y। x और z के बीच एक c लगा हुआ है और z और y के बीच भी एक c लगा हुआ है। दोनों सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए, है ना? तो यहाँ से ये C और C कितना आ गया, C/2। शॉर्ट सर्किट है एक तरह से, वो कैपेसिटर हट गया, मतलब उसका कोई काम नहीं है। मतलब सर्किट कैसा बन गया, एक तरह से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इधर ऐसा। तो सिंपल है ना? अगला जो है ये एक्चुअली पैरेलल होता है, आपको आता हो तो अच्छी बात है वरना सीखिए। ये पॉइंट x है तो ये x होगा, यहाँ से यहाँ वायर लगा है तो ये पॉइंट्स भी x होगा। ये पॉइंट y है तो ये y होगा, ये y है तो ये पॉइंट भी y होगा। तो अगर ध्यान से देखो तो तीनों कैपेसिटर्स x और y के बीच लगे हुए हैं। पहला कैपेसिटर भी x और y के बीच है, दूसरा भी x और y के बीच है और तीसरा भी x और y के बीच है। तो सर्किट में सिर्फ दो टाइप के पॉइंट्स हैं, x और y। तीनों कैपेसिटर उसी x और y के बीच लगे हुए हैं। तो ये पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू 3C आ गया, है ना?
जल्दी से लिखिए, और मैं यहाँ कहूंगा इसका लिखिए मत, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लिखना है तो, क्योंकि आप इसमें टाइम वेस्ट करोगे लिखने में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ कि खुद से सॉल्व करना था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 15 सेकंड और दे रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ना आप देखो, मैं ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको भी नहीं करा रहा है ना, थोड़ी सी इसमें बुद्धि लगती है। आपके रेस में और मॉड्यूल में प्रैक्टिस के खूब सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, अपने को बस सीरीज और पैरेलल देखना आना चाहिए। तो अपन इसके बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि काम भी नहीं आते हैं। काम आते हैं मेनली वो इसमें बाकी चीजें, ये सीरीज पैरेलल का काम ना मेनली करंट में रहता है, यहाँ उतना काम भी नहीं आता। तो बेसिक आना चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल में खूब सारे सवाल। तो मैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल होते हैं वो आपको करवा रहा हूँ। बेसिक थ्योरी अपन आगे करंट में जाएंगे तो वहां सीखेंगे। इसमें भी व्हीट स्टोन ब्रिज होता है ना? क्या होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है कि अगर बेटा कैपेसिटर्स ऐसे लगे हुए हों, और एक कैपेसिटर यहाँ और लगा देते हैं बीच में, है ना? ये पॉइंट मान लो x है, ये पॉइंट मान लो y है। रेजिस्टेंस का जैसा व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, वैसे ही कैपेसिटर्स का भी होता है कि मान लो ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, ये कैपेसिटर C3 है, ये कैपेसिटर C4 है। तो कहते हैं कि इफ C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 होता है, ये क्या ऊपर वाला रेशियो नीचे वाला रेशियो के इक्वल होता है, तो ये जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं ना, मान लो P और Q, इनके पोटेंशियल इक्वल होते हैं, Vp इक्वल टू Vq। अगर ये रेशियो आ जाए, मतलब ऊपर वाले का रेशियो, या फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो C1 इंटू C4 इक्वल टू C2 इंटू C3। तो इनके बीच जो ये पॉइंट्स होते हैं, इनके पोटेंशियल इक्वल होते हैं, और अगर इनके पोटेंशियल इक्वल होते हैं तो ये बीच वाला कैपेसिटर किसी काम का नहीं है, ये हट जाएगा। और हटने के बाद, इसके हटने के बाद सर्किट सिंपल सा क्या बचेगा, ऊपर C1 C2 और नीचे C3 C4, दो ऊपर सीरीज नीचे सीरीज, और ऊपर और नीचे वाला पैरेलल, है ना? अच्छा, अब ये Vp इक्वल टू Vq क्यों होता है? इसलिए होता है बेटा, क्योंकि अगर ये रेशियो, ऊपर का रेशियो और नीचे का रेशियो इक्वल आएगा ना, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इक्वल लिख सकते हो। C1 अपॉन C3 इक्वल टू, ऐसा भी C1 अपॉन C3, देखो ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, C3 इधर ले जाओ, C2 उधर ले जाओ, C1 अपॉन C3 इक्वल टू C2 अपॉन C4। तो अपन कहते हैं ना कि ये दोनों ना, इन पे चार्ज का रेशियो, चार्ज या वोल्टेज उसी रेशियो में डिवाइड हो जाता है ना? या ऐसा समझो कि अपन ने ऐसा सीखा था कि मान लो कि इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल इक्वल है, अपन वहां इसका प्रूफ करेंगे करंट में, है ना? कि अगर इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल इक्वल है, तो आप कहोगे उसके लिए क्या होना चाहिए कि x और y के बीच के पोटेंशियल को जिस रेशियो में C1 C2 बांटेंगे, उसी रेशियो में C3 C4 डिवाइड करेंगे। मैंने क्या कहा? अगर अपन चाहते हैं कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, तो क्या होना चाहिए कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऊपर जिस रेशियो में बटना चाहिए, नीचे भी उसी रेशियो में बटना चाहिए, है ना? ऊपर का रेशियो C1:C2, नीचे का रेशियो C3:C4। अगर ये इक्वल रेशियो में बट गए ऊपर नीचे, तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ इक्वल रेशियो में बट गए ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब इनका पोटेंशियल सेम होगा। अपन जानते हैं अगर मैं इनको सीरीज में मानूं, ये दोनों जो सीरीज में है, तो सीरीज में जो वोल्टेज होती है वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में होती है, क्यू सेम होता है ना, तो क्यू इक्वल टू CV। तो अपन कहेंगे C1 V1 इक्वल टू C2 V2, तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो इनकी, इनके जो वोल्टेज आएगी वो V2 अपॉन V1, मतलब C2 अपॉन C1 के रेशियो में होगी। इसकी जो वोल्टेज आएगी वो C4 अपॉन C3 के रेशियो में होगी, और क्योंकि वो रेशियो इक्वल है, इसीलिए इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल इक्वल होते हैं। तो ये अपना व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। इसमें मेनली कहानी क्या होती है कि ये जो पॉइंट्स होते हैं, जिसके अबाउट ऊपर और नीचे एक तरह से व्हीट स्टोन ब्रिज
रेशियो इक्वल हो रहा होता है, उसमें इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम आते हैं। याद रखना, इसमें बैटरी यहां लगाएंगे एक्स और वाई के क्रॉस, और ये कैपेसिटर हट रहा है, मतलब ये ओरिएंटेशन और ये ओरिएंटेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर मैं ये कैपेसिटर यहां लगा देता ना, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं, सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन था, है ना। तो ये जो ब्रांच जिसमें कोई करंट या चार्ज नहीं जाता और जिस ब्रांच में बैटरी लगा रहे हैं, वो ब्रांच एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अभी मैं आपको इसको लिखने का टाइम दूंगा, पहले अपन इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन सीख लेते हैं। इस पे ना एक बहुत अच्छी बात क्या है कि मान लो आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है जिसमें C1 C2 C3 C4 सब इक्वल आ गए, है ना। ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, और ये बीच वाला कुछ भी है, C हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मान लेते हैं C1 है, तो आप कहोगे ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, और अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये हट जाएगा, है ना। तो इसके हटते ही सर्किट क्या बचेगा, ऐसा। ये C C C और C, आप अगर ध्यान से देखो तो C इक्विवेलेंट भी C ही आएगा, है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ऊपर C और C मिलके C/2, नीचे भी C और C मिलके C/2 प्लस C/2 C बनेगा। तो ये तो बड़े काम की चीज है कि अगर एक व्हीटस्टोन ब्रिज में ये C1 C2 C3 C4 इक्वल है, तो C इक्विवेलेंट भी उतना ही आता है ना। तो ये कुछ कुछ काम की बात है, ये इंपॉर्टेंट सर्किट है, यहाँ भी काम आता है और रजिस्टर में भी। फिर ऐसे ही कई बार आपको एक क्वेश्चन ऐसा बना हुआ मिलता है, अभी मान लेते हैं सारे रजिस्टर, सारे कैपेसिटर आइडेंटिकल है ना, ये सब सी है। तो बेटा ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे है व्हीटस्टोन ब्रिज, आप सोच सकते हो, जैसे मैं आपको रीड्रॉ करना सिखाया। ये पॉइंट एक्स है तो ये पॉइंट एक्स है, बस इतना ही पता है कि ये दोनों कैपेसिटर एक्स पे लगे हुए हैं। ये पॉइंट वाई है तो ये पॉइंट वाई है, क्योंकि अब हर जगह कहीं जाएंगे तो रास्ते में कैपेसिटर आएगा। इसको मान लेते हैं ये पॉइंट कुछ जेड है, इसको मान लेते हैं ये पॉइंट कुछ डब्ल्यू है। चार टाइप के पॉइंट्स हैं, कितने टाइप के, चार पॉइंट्स की। मेरी बात याद रखना, जब भी सर्किट को रिड्रॉ करते टाइम चार टाइप के पॉइंट्स मिले भाई, दो पॉइंट को हमेशा ऐसे ड्रॉ करना, है ना, हमेशा दो ही टाइप के पॉइंट्स मिले तो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तीन टाइप के पॉइंट्स मिले तो उनको ऐसे ड्रॉ कर लिया करना, ताकि आपको साफ साफ दिख जाएगा। तीन, अगर सर्किट में आपको तीन डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स मिले तो उनको ऐसे ड्रॉ करना, और अगर चार टाइप के पॉइंट्स मिले तो उनको हमेशा ऐसे ड्रॉ करना, है ना, इस तरह से। क्योंकि ऐसे ड्रॉ करने पे अगर बाई चांस वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा होगा तो वो आपको दिख जाएगा। और मेरी बात याद रखना कि मतलब अगर आपको कभी भी सीक्वेंट का क्वेश्चन आ गया और आपको सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, मतलब चार टाइप से ज्यादा टाइप के पॉइंट हैं, जंक्शन ज्यादा हैं, तो वो कहीं ना कहीं से मोस्ट ऑफ द केसेस में व्हीटस्टोन ब्रिज बनता ही है। ध्यान से देखो, मैं व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। चार जंक्शन है, एक, दो, तीन, चार, समझना, इसे हिंट मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ये लगती है, बट इससे हिंट मिलती है। चार जंक्शन है, एक, दो, तीन, चार। इस जंक्शन पे दो कैपेसिटर लगे हैं, इस जंक्शन पे तीन कैपेसिटर लगे हैं, इस जंक्शन पे दो कैपेसिटर लगे हैं, इस जंक्शन पे तीन कैपेसिटर। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज एक चार जंक्शन वाला कॉम्बिनेशन होता है। इसमें से दो जंक्शन पे दो दो कैपेसिटर लगे होते हैं, और दो जंक्शन पे तीन तीन कैपेसिटर लगे। ये बात पी और क्यू पे देखो, तीन तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं, और एक्स और वाई वाले साइड पे दो दो लगे हुए हैं। और जिन पे तीन तीन लगे होते हैं उनके बीच एक कैपेसिटर कॉमन होता है ना। तो ऐसे पहचानते हैं कि चार जंक्शन होंगे जहां दो जंक्शन पे दो जंक्शन पे तीन होने चाहिए, और तीन वालों के बीच एक कैपेसिटर कॉमन। तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है बैलेंस, मैं गारंटीड नहीं कह रहा, बट मोस्टली ऐसा होता है। अब ध्यान से देखना ये सवाल, देखा यहाँ कितने जंक्शन है, एक, दो, तीन, चार, चार जंक्शन, बहुत अच्छे। इस जंक्शन पे कितने कैपेसिटर, दो, इस पे कितने हैं, तीन, इस पे कितने हैं, तीन, इस पे कितने हैं, दो। दो चीज सेटिस्फाई हो गई। और ध्यान से देखो बेटा, ये दो तीन वाले जो जंक्शन है ना, इस पे तीन थे और इस पे तीन थे, इनके बीच एक कैपेसिटर है, मतलब पूरी संभावना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, है ना। अब मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूँ।
तो रीड्रॉ मैंने 4 पॉइंट हमेशा क्या कहा कि 4 पॉइंट जब भी बनाओ तो ऐसे बनाओ, है ना। ये x, ये y, ऊपर w लिख दो, नीचे z लिख दो। अब मैं हर कैपेसिटर के बारे में पूछ रहा हूँ। ये कैपेसिटर कहाँ लगा है बेटा? x और z के बीच, ये w है ना। एक कैपेसिटर ये लगा है x और z के बीच में, लगा दो। ये लगा दिया x और z के बीच में। ये कैपेसिटर लगा है x और w के बीच में, लगा दो। ये कैपेसिटर लगा है w और z के बीच में, लगा दो। पॉइंट्स बना लो, उनके बीच में कैपेसिटर लगे हैं। ये कैपेसिटर लगा है y और z के बीच में। ये कैपेसिटर लगा है w और y के बीच में। ये लग गए सारे कैपेसिटर, देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस बन गया, है ना। वापस ये हट जाएगा और बैलेंस तो है ही, इक्वल है, C इक्विवेलेंट C के इक्वल है ना। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज, और भी तरह के इसके स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, आप सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म करते हैं, है ना। ठीक, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आ सकता है और आता भी रहता है कहीं ना कहीं। अगले टाइप, एक सर्किट इंपॉर्टेंट सी का व्हीटस्टोन ब्रिज, अगले इंपॉर्टेंट टाइप का सर्किट है अपने पास इनफाइनाइट लैडर। अब ये इनफाइनाइट लैडर क्या होता है भाई? बेटा इसको सॉल्व करने की ना फिक्स अप्रोच है, ऐसे ही सॉल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की फिक्स अप्रोच। ऐसे ही करके क्या होता है ना, ये इनफाइनाइट तक जाता है ना। ये पॉइंट अपने x और y है। ये कैपेसिटर ऐसे C और 2C मान लेता हूँ, है ना। हर कैपेसिटर C2C, C2C हो सकता है, तीसरी ब्रांच यहाँ भी लगा होता है कैपेसिटर, है ना। वो डिफरेंट सवाल है, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। हो सकता है कैपेसिटर कल को वो ये भी कह दे कि भाई इसी क्वेश्चन में यहाँ भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, इस ब्रांच में सी एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो वो भी यही क्वेश्चन है। इनफाइनाइट लैडर है, सॉल्व कैसे करते हैं सुनना, है ना। कि आपको क्या बताना है कि x और y पॉइंट के बीच कैपेसिटेंस क्या होगा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं इस x और y का नाम ना चेंज कर देता हूँ, इसको a और b मान लेता हूँ, है ना? उसका कोई रीजन ऐसा नहीं है, मैं यहाँ वेरिएबल x मानूंगा इसलिए ऐसा किया, है ना। कि आपको बताना है कि a और b के बीच का कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक, अब सुनना कैसे सॉल्व करेंगे। अपन क्या कहते हैं कि मान लेते हैं, लेट C इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच C इक्विवेलेंट जो है वो x है। कितना है? इसके और इसके बीच इक्विवेलेंट अपन ने क्या मान लिया? x। कि ए और बी के पीछे भी पूरा लैडर लगा हुआ है, इसका इक्विवेलेंट x है। बहुत अच्छा। और मैं कहूंगा कि ये जो मैं पार्ट बना रहा हूं बेटा, अगर मैं इनफाइनाइट में से एक कम कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट, अगर मैं एक ब्रांच मान लो ये हटा दूं, मान लो मैं कहूं कि ये पोर्शन नहीं है ना, ये ए बी वाला और ये सी और 2C वाला ये पोर्शन नहीं है, तो मैं पूछूं बताओ यहां से यहाँ के बीच का सी इक्विवेलेंट कितना होगा। आप कहोगे सर यहां से यहाँ के बीच का, यहां से यहाँ के बीच अगर x था तो एक हटा भी दोगे तो सी इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक लैडर ही, एक देखो ऐसी ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच ये है, फिर ऐसी दूसरी ब्रांच ये है, फिर ऐसे ही तीसरी ब्रांच ये, ऐसा एक एक सेक्शंस है। ऐसे दो दो कैपेसिटर ऐसे लगे हुए इनफाइनाइट सेक्शंस है, एक सेक्शन में कम भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहोगे कि ये जो मैंने लाल घेरे के अंदर लिख रखा है इसका इक्विवेलेंट भी x ही होगा। अगर ये पूरा a और b के क्रॉस x है तो ये पूरा भी x ही होगा। तो मैं कहूंगा कि इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये c, ये 2C, और यहाँ पे क्या आ गया x, और इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना है? C इक्विवेलेंट, वो भी कितना है? x। मतलब x वाला 2C के पैरेलल में
और फिर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन सी के साथ सीरीज में मिलके एक्स देगा। ये बात समझ में आई क्या? मैंने मान लिया कि सी इक्विवेलेंट एक्स है और फिर मैंने कहा कि एक ब्रांच हटा के भी कोई बहुत डिफरेंस नहीं आने वाला, वो एक्स था तो एक्स ही रहेगा, है ना, बाकी का पार्ट भी एक्स ही होगा। तो मैंने इस पूरे बाकी लाल घेरे वाले को हटा दिया और उसकी जगह ये लिख दिया, इस पूरे को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, है ना। अब हो गया सवाल, कैसे हो गया? तो अपने पास ये पता चल गया है कि सर्किट ऐसा है बेटा, ये x है, ये 2c है, ये c है और c इक्विवेलेंट x है। इसका इक्विवेलेंट निकालो तो आप कहोगे c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये c के साथ इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो c इंटू 2c प्लस एक्स अपॉन c प्लस 2c प्लस एक्स। ये क्या लिखा मैंने, इन दोनों का पैरेलल क्या बनेगा, 2c प्लस एक्स। तो c और 2c प्लस एक्स सीरीज में है, तो c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2, और ये c इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, x के। बस हो गया, 2c स्क्वायर प्लस cx इक्वल टू cx प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर। एक cx से cx कैंसिल होता है, ये बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 2cx माइनस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स में क्वाड्रेटिक बनती है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा, क्या आएगा सॉल्व होके, x इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 2c प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये हो गया 8c स्क्वायर अपॉन 2a मतलब 2, तो ये 12 है, तो माइनस 2c प्लस माइनस 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, तो 2 रूट 3c बाई 2। माइनस वाला होगा नहीं क्योंकि वो टर्म निगेटिव आ जाएगी, तो प्लस वाला लेंगे, सो x इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1 इंटू सी। ये रहा आंसर, है ना। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना बहादुरी नहीं है, वो आपको आनी चाहिए। बहादुरी है अपने लिए जो सबसे ज्यादा, वो है इस चीज को सोचना। ये अप्रोच याद रखनी है, आंसर याद नहीं रखनी, ये अप्रोच याद रखनी है कि अगर पूरे का इक्विवेलेंट सी होता है तो एक ब्रांच हटा के जो बाकी बचा है उसका इक्विवेलेंट भी सी ही होगा, क्योंकि लैडर इनफाइनाइट, दैट इज अबाउट इनफाइनाइट लैडर। जल्दी से नोट कीजिए, रखेंगे, काम आता है, उसका आंसर याद हो तो मतलब 2-3-4 मिनट बचते हैं, तो बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का। अगला है अपना क्यूबिकल नेटवर्क, क्यूबिकल नेटवर्क, है ना। इसके तीनों आंसर्स आएंगे, उस तीनों को अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में सर्किट रीड्रॉ करके प्रूफ करेंगे। यहाँ मैं उसको प्रूफ नहीं कर रहा, यहाँ मैं सीधा रिजल्ट लिखूँ। क्यूबिकल नेटवर्क में क्या होता है कि एक क्यूब में कितनी साइड्स होती हैं, क्यूब में कितनी साइड्स होती हैं, 12, है ना। तो ईच साइड हैज कैपेसिटेंस C या हैज अ कैपेसिटर C वाला आइडेंटिकल, है ना। हर साइड पे एक आइडेंटिकल कैपेसिटर लगा होगा C के। सुनना ध्यान से, ठीक, ये क्यूब है, हर साइड पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और हर कैपेसिटर इक्वल है। इक्वल नहीं हुआ ना बेटा, तो वो एक बहुत ही मुश्किल सवाल बनता है जिसको सॉल्व करने में तारे दिख जाएंगे, तो आता भी नहीं, है ना। इसमें ना आपसे सिर्फ 3 चीजें पूछ सकते हैं, या तो इसमें देखो मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, 1 2 3 4, ये जो 1 2 है ना, C12 ये पूछ सकते हैं, C13 ये पूछ सकते हैं और C14 ये पूछ सकते हैं। ये मतलब कल को वो यहाँ और यहाँ के बीच भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो C12 ही होगा। एक्चुअली ये साइड है, या तो आपको एक साइड के क्रॉस पूछ सकते हैं
या तो आपको एक 1 3 देखो ध्यान से फेस डायगोनल है, या तो आपको एक फेस डायगोनल के क्रॉस पूछ सकते हैं, या तो आपको एक बॉडी डायगोनल के क्रॉस पूछ सकते हैं, है ना। इन तीनों में से ही कोई ना कोई एक पूछे, कहा आपको इनमें से कोई से भी दो कॉर्नर वो ले लेना, कोई भी दो कॉर्नर ले लें। वो दो कॉर्नर या तो एक फेस के होंगे, या तो सॉरी या तो एक साइड के होंगे, या तो एक फेस डायगोनल के होंगे, या तो एक बॉडी डायगोनल के होंगे। तो क्वेश्चन फिक्स हो गया ना, हर कैपेसिटर इक्वल ही होना चाहिए, और या तो इन तीनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा। तो इन जो भी, मान लो मैं आपसे कल को ना कह दूं कि मैं ये दो पॉइंट्स ले रहा हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो बेटा ये बॉडी डायगोनल है। मैं कहूँ कि मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट ले रहा हूँ, तो बेटा ये फेस डायगोनल है। तो ये आंसर तो सेम आएगा कि साइड के क्रॉस कैपेसिटेंस क्या आता है, फेस डायगोनल के क्रॉस कैपेसिटेंस क्या आता है, और बॉडी डायगोनल के क्रॉस कैपेसिटेंस क्या आता है। ठीक, तो क्वेश्चन फिक्स है कि इसमें 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं नॉर्मली जो पूछे जाते हैं, तो आंसर भी फिक्स होगा। याद ऐसे रखना है, 12/7 9 10, ये साइड का, ये फेस डायगोनल का, और ये बॉडी डायगोनल का, है ना। मतलब साइड के क्रॉस कैपेसिटेंस आएगा 12/7 C, फेस डायगोनल के क्रॉस आएगा 12/9 C, बॉडी डायगोनल के क्रॉस आएगा 12/10 C। मतलब बेटा नीचे जैसे जैसे नंबर 7 था सबसे छोटा, साइड सबसे छोटी होती है, याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। फिर फेस डायगोनल और फिर बॉडी डायगोनल, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। 7 9 12, 7 9 10/12, 12/7 9 10, है ना। अच्छा, मुझे इतनी उम्मीद है कि आप इसको 4C/3 लिख पाओगे और इसको 6C/5 लिख पाओगे। अच्छा बताओ, इसको याद रखने का फायदा क्या है। बेटा याद रखने का फायदा इसमें ये है ना, एक तो क्वेश्चन फिक्स है, 3 क्वेश्चन यहीं से हो गए। दूसरा फायदा बेटा ये है ना कि कल को जब ये रजिस्टर में बनेगा ना, जहां मैं सॉल्व करके बताऊंगा, है ना, वहां भी जो साइड के क्रॉस निकालोगे ना, फेस डायगोनल के क्रॉस निकालोगे और बॉडी डायगोनल के क्रॉस निकालोगे, यहाँ बनता है 12/7 9 10, वहां बनता है 7 9 10/12। ठीक इसका उल्टा, तो साइड आता है 7/12R, ये आता है 9/12R, और ये आता है 10/12R। तो ये आ जाता है यहाँ से 3R/4, और ये आ जाता है यहाँ से 5R/6। तो अगर आपको ये रिलेशन याद है ना, तो आपके 6 क्वेश्चन रेडीमेड बन जाते हैं, मतलब उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में कोई चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, कोई चेंज करने का मतलब है कि वो C इक्वल नहीं देगा, फिर तो बहुत मेहनत लगेगी। और वो क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करेंगे, जब अपन करंट के चैप्टर में जाएंगे। अगर अपने को हर कैपेसिटर और हर रेजिस्टर इक्वल दिया हुआ है, तो कैपेसिटर में 12/7 9 10 और रेजिस्टर में 7 9 10/12। इसको एज अ ट्रिक ध्यान रख सकते हो, याद रखोगे ये 6 आंसर। हो सकता है बाई चांस पेपर में क्वेश्चन आ गया, आप 10 सेकेंड में आंसर लिख दो, है ना। नहीं याद रहेगा तो 5 मिनट लगेंगे सर्किट को रिड्रॉ करके उसका आंसर निकालने, है ना। तो इससे और जब बेटा क्वेश्चन भी फिक्स है, यही क्वेश्चन है और आंसर भी फिक्स है, तो याद रखने में कोई बुराई नहीं है, 6 क्वेश्चन एक साथ, है ना। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। बस लास्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूँ इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या मतलब, वो जानना है कि वो भी क्यों है, ऐसा आ गया होगा, है ना। ऐसा आ गया, है ना। ईच कैपेसिटेंस C के इक्वल है। कितने लोगों को दिख गया कि ये क्यूब है। कितने लोगों को दिख गया कि ये क्यूब है।
ध्यान से देखो, दिख जाएगा, मन की आंखों से देखो, है ना दिख रहा हो ना, तो जो छोटा वाला है ना, बीच वाला, उसको खींच के बाहर निकाल लेना। अगर आपको ऐसे ना दिख रहा हो, तो जो बीच में छोटा वाला मैंने स्क्वायर बनाया है ना, उसको खींच के ऊपर निकाल लेना, देखो क्यूब दिख जाएगा। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो 1 और 2 के बीच जो है, कहा गया, हाँ, 1 और 2 के बीच जो है ना, वो साइड के क्रॉस है। 1 और 3 के क्रॉस जो है, दैट इज फेस डायगोनल। और 1 और 4 के क्रॉस जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, आप अगर ध्यान से देखो तो दैट इज बॉडी डायगोनल। 1 से 4 के क्रॉस जो ड्रॉ कर रखा है वो क्या है, बॉडी डायगोनल, है ना। ये वही कहानी है, सेम। ठीक है, तो इसके आंसर्स भी वही आएंगे। तो ये भी क्यूब है। इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है कि ये भी क्या है, अपना क्यूबिकल नेटवर्क ही है। तो इसके आंसर्स भी आप बता सकते हो। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो और अपनी क्लास में फिनिश होती है। आपका 15 मिनट का ब्रेक है।